नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि आज भारत की राजनीति और भारत के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। हेमवती नंदन बहुगुणा ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं उनकी जयंती पर उनको नमन करता हूँ। उन्होंने कई विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाया। उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो उनके सामने कभी झुके नहीं। हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर काम करेंगे। हम उनका हमेशा समर्पण करते रहेंगे। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। उनकी 107वीं जयंती है। मैं उनको समस्त प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूं और वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं कि एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पैदा होकर उन्होंने प्रयाग में जाकर, उस समय के इलाहाबाद में जाकर एक अपना स्थान बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप भारत सरकार में अनेक पदों पर रहकर अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्त करने में, साफ सफाई से काम करने में और एक व्यवस्था जो उन्होंने बनाई उस समय लोगों के साथ बहुत सहजता से, अनेक बार उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो उनके सामने कभी झुके नहीं, हमेशा डटे रहे। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा है। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। रामनगर के अक्षत गोपाल और गीतिका पंत ने टॉप किया है। उधम सिंह नगर के सुशीला मेहंदीरता ने भी टॉप किया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने की रिजल्ट की घोषणा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के रामनगर बोर्ड मुख्यालय में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने रिजल्ट घोषित की और प्रदेश में हाई स्कूल का परिक्षाफल 52.12% रहा। हाई स्कूल में बालिकाओं का 96.7 और बालकों का 88.3% परीक्षा फल सफल रहा है। हाई स्कूल में कुल 1,12,266 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं और इंटरमीडिएट का परीक्षा फल 85.11% रहा। और इस साल हाई स्कूल में एमपी इंटर कॉलेज रामनगर के अक्षत गोपाल ने 98.20% अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया, जबकि इंटरमीडिएट में सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर की गीता पंत और उधम सिंह नगर की सुशीला ने 98% अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने परिणाम घोषित करते हुए कहा कि बोर्ड की टीम ने बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए समय पर परीक्षा फल तैयार किया है और इस दौरान बोर्ड के सचिव विनोद सिमलटी और संयुक्त सचिव ब्रिज मोहन सिंह रावत, एसडीएम गोपाल चौहान, सीओ सुमित पांडे और कोतवाल सुशील कुमार, विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की तरफ से रिजल्ट घोषित किया गया है और एक बार फिर से बेटियों ने टॉप किया। हमारा जो हाई स्कूल का रिजल्ट है ये पिछले साल की तुलना में 8% ज़्यादा रहा और टोटल हमारा जो परीक्षा परिणाम रहा है वो 92% से ज़्यादा रहा। और इसमें बड़ी बात यह है कि लगभग 30% बच्चे हमारे फर्स्ट क्लास में, 7.5% बच्चे हमारे 75% से ज़्यादा, जिनके कि 75% से ज़्यादा नंबर हैं, इनकी संख्या भी 7.5%। हमारा जो रामनगर का ईशान कोठारी है उसने हाई स्कूल में टॉप किया है। मैं अपनी ओर से उनके गार्जियंस को भी, टीचर्स को भी और उनके सभी परिजनों को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूँ। इसी बीच हरिवंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवंश, रिजल्ट घोषित हो चुका है, जिसका इंतजार बच्चों को लंबे वक्त से था, वो इंतजार भी खत्म हुआ। कैसा रहा पूरा रिजल्ट?
जी बिल्कुल, देखिए यूपीएससी परीक्षा का जो है रिजल्ट आज आ गया। धन सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बच्चे जिन जिन बच्चों ने टॉप किया उन सभी को बधाई दी है। और बात करूं मैं टॉपर्स की, तो अक्षत गोयल जिसने 10वीं में जो है उन्होंने टॉप किया है, 500 में से 491 में उन्होंने अंक लाकर जो है पूरे परिवार को, पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहीं अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं तो गीतिका पंच ने 12वीं में उन्होंने जो है टॉप किया है। तो कहीं ना कहीं दोनों तीनों छात्रों ने जो है पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। वहीं धन सिंह रावत ने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से वृद्धि हो रही है लगातार, पिछली बार में जो है 2.25% की जो है इस बार बढ़ोतरी देखने को मिली। जिस तरह से लगातार यूपीएससी जो उत्तराखंड बोर्ड है लगातार नए रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रहा है और पढ़ाई में जिस तरह से बदलाव किए जा रहे हैं, कई सारे तरीके भी कई जा रहे हैं। और अब उत्तराखंड में जो है जो मदरसा बोर्ड था वो भी उसके बाद खत्म हो गया। अब लगातार उत्तराखंड यूपीएससी बोर्ड पर तमाम सारी चीजें फोकस लगातार किया जा रहा है। धन सिंह रावत ने साफ तौर से आज बताया कि जिन जिन बच्चों ने आज पास किया है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के जो है इस बार देखने को मिल रहा है कि काफी कम बच्चे ऐसे हैं जो असफल रहे हैं परीक्षा में। तो इस बार सभी को बधाई दी गई है और साफ तौर से अगले वर्ष के लिए जो है उन्होंने बोला है कि अगली बार और ज्यादा मेहनत करके जो है पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया जाए। जी हरिवंश, एक बार फिर से बेटियों ने बाजी मारी है, प्रतिशत जो है वो काफी अच्छा रहा है। बच्चों के क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? वो बिल्कुल संतुष्ट है अपने रिजल्ट से? जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार जो है काफी बच्चों के जो है काफी बच्चों के ज्यादा अंक देखने को मिले, लेकिन इस बार 2.25% की जो है बढ़ोतरी देखने को मिली। साफ तौर से अक्षय गोपाल से भी जब पूछा गया तो उन्होंने पूरा श्रेय अपने परिवार को दिया। उन्होंने साफ तौर से बोला कि 4-5 घंटे वो पढ़ते थे और परीक्षा के टाइम पे 7-8 घंटे की वो पढ़ाई लगातार करते थे। तो बच्चों में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से यूपीएससी बोर्ड जो है लगातार इस तरह के काम किया जा रहा है, सभी तमाम जितने टीचर्स हैं उनमें भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और साफ तौर से पुष्कर सिंह धामी का भी ये फोकस है कि यूपीएससी बोर्ड में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। उत्तराखंड बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें और नई नई चीजें जो है लाई जाए, ताकि किसी भी तरीके की कोई बच्चों से खिलवाड़ ना हो। और तमाम खास करके इस चीज पर विशेष फोकस रखा गया था कि नकल किसी भी तरीके की ना हो। तमाम सारे फोकस रखा गया था, टीचर्स की ड्यूटीज लगाई गई थी ताकि किसी भी तरीके की कोई वहां पर समस्या देखने को ना मिले, ताकि सुचारू रूप से बच्चे एग्जाम दे सकें। और इस बार बिल्कुल जो रिजल्ट है वो बड़ा अच्छा देखने को मिला है और कहीं ना कहीं बच्चों ने अपने प्रदेश का पूरा नाम रोशन किया है। बागेश्वर की बात कर ली जाए, नैनीताल की बात कर ली जाए, तमाम पर्वतीय क्षेत्र जितने उत्तराखंड के हैं, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है अपनी परीक्षा में दिखाया है। तो धन सिंह रावत ने भी बोला है कि इन बच्चों को इनाम दिया जाएगा और उत्तराखंड सरकार इन बच्चों के लिए नई नई जो है योजनाएं ला सकेंगे, ताकि बच्चों को जो है एक उज्जवल भविष्य के लिए जो है उनको मोटिवेटिव वो हमेशा रहे। तो देखने वाली बात है हरिवंश, क्या स्कॉलरशिप को लेकर भी कोई कदम सरकार की तरफ से उठाया जाएगा? जी बिल्कुल, साफ तौर से सरकार ने कहा है कि जो भी यूपीएससी बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन करेगा तो उनको स्कॉलरशिप की दिशा में जो है आगे चल के उनके लिए कई सारे रास्ते खुलेंगे। तमाम जितनी योजनाएं सरकार की फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अक्षत गोयल की बात करी जाए या तमाम जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया, उनका प्रदेश में नाम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके परिवार में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है कि, और उन्होंने साफ तौर से परिवार में बोला है कि बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है बिल्कुल हरिवंश, और ऐसे में बच्चों की मेहनत जो है वो रंग लाइए। नजर बना रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया हरिवंश आपका। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं और हरिद्वार की वंशिका ने प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त कर न केवल स्कूल बल्कि मां बाप का नाम भी रोशन किया है। वंशिका ने 97% अंक प्राप्त कर प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। वंशिका ने कहा है कि उसका ये जो उपलब्धि है टीचर्स के सही मार्गदर्शन और माता पिता के सहयोग का परिणाम है। वही टॉपर की मां ने उसकी मेहनत और अब यहाँ पर अध्यापकों के मार्गदर्शन को इसका प्रेरणा बताया है। प्रिंसिपल विजय पाल ने बताया कि वंशिका ने तीसरा स्थान हासिल करके न केवल स्कूल का नाम रोशन किया बल्कि माँ बाप का नाम भी रोशन किया है और पूरे प्रदेश में इस वक्त खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। इस विद्यालय ने प्रतिवर्ष उत्तराखंड के मेरिट में स्थान दिए हैं और इसलिए इस वर्ष भी टॉप 3 में इंटरमीडिएट में वंशिका ने स्थान प्राप्त किया। मैं वंशिका को, उनके माता पिता को और उनके गुरुजनों को इस अवसर पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हाई स्कूल में भी एक उपलब्धि हुई है। हाई स्कूल में भी एक 10वां स्थान और एक 24वां स्थान 2 बच्चों ने प्राप्त किया है। तो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा है। कुछ परिणाम की बात करें तो हाई स्कूल का कितने परसेंटेज परिणाम आया, इंटर का कितना रहा है? अभी पूरी डिटेल नहीं आई है। ऐसे बच्चे लगभग मुझे लगता है कि 99% से ऊपर रहेगा, 98-99% परीक्षा परिणाम रहेगा। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है
मतलब जिस हिसाब से उसने मेहनत की है तो मुझे पता था कि वो अचीव कर लेगी। वो रात को सोती भी नहीं थी, पूरे दिन पढ़ती रहती थी, तो देख के लगता था हाँ कुछ तो अचीव करेगी वो, प्लेस लाएगी वो कुछ ना कुछ। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। पापा नहीं है इस समय आपके यहाँ पर, कहाँ है पापा? क्या पापा को मैंने वीडियो कॉल की थी अभी, पापा बहुत खुश हैं अभी। पापा कह रहे हैं कि अभी मैं यहाँ पर होता तो इसके साथ ही होता, फोटो वोटो खिंचा रहा होता। क्या करते हैं पापा? पापा टैक्सी ड्राइवर है मेरे। अभी फिलहाल चारधाम यात्रा पे गए हुए हैं टूरिस्ट को लेके। यही कहना चाहूंगी कि अच्छी बात है, क्या है, खुशी हो रही है। किसको श्रेय देंगे बेटी की इस उपलब्धि के लिए? टीचर तो वैसे सबसे ज्यादा टीचर ही है, फिर और परिवार वालों का साथ है, यही कहना चाहूंगी, और इसी मेहनत। इंटरमीडिएट में आपने थर्ड रैंक पर, जी सर। कितने रैंक नंबर मिले आपको? 97%। कौन सी ट्रेड थी आपके पास? पीसीएम। पीसीएम में। जी सर। क्या करना चाहते हैं आगे जाके? मैथ प्रोफेसर बनना एम है, और तो टीचिंग लाइन में करियर सेट करना है, तो उसी फील्ड में पढ़ाई करनी है अभी तो। ये उपलब्धि हासिल करी है आपने, जी सर। क्या किया इसके लिए, कितनी मेहनत करी है? मेहनत तो बहुत ज्यादा की थी, मतलब जो पोजीशन आई है उसके हिसाब से बहुत ऐसी मेहनत की थी, शुरू से लास्ट तक कंसिस्टेंट थी, रोज एक ही सामान पढ़ती थी, एक दिन भी नहीं छोड़ा, तो वो आज फल मिल गया उसका। इसका श्रेय देंगे इसे? सबसे ज्यादा तो पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, कभी भी मतलब ऐसे नहीं कहा कि ये करना वो तो, और स्कूल बहुत ज्यादा था, क्योंकि इन्होंने बताया क्या करना चाहिए और क्या नहीं, टाइम कहाँ पे वेस्ट होगा, तो स्कूल भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहा, टीचर बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। रुद्रप्रयाग में जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी है। डीएफओ रजत सुमन ने हालात पर चिंता जाहिर की है। आग फैलाने वालों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होगी, दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कानून के तहत 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। रुद्रप्रयाग के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में अचानक से तेजी देखी जा रही है और कई इलाकों में धुएं के गुब्बार भी उड़ते नजर आए हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं और आग फैलने का खतरा जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी आग फैला रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी होगा। स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल है और वन विभाग पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल गर्मी के मौसम में जंगलों में आग की घटनाएं सामने आती है, लेकिन इस बार रफ्तार ज्यादा तेज नजर आ रही है, जिसको लेकर रुद्रप्रयाग डीएफओ रजत सुमन ने बताया कि वनाग्नि की घटनाओं में जो लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में हमने कुछ लोगों को पकड़ा भी है और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। घटनाओं में लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसके तहत जो है हम 6 महीने तक की कारावास का इसमें प्रावधान है और उसको हम अमल में भी लेके आ रहे हैं। हाल ही में हमने कुछ लोगों को पकड़ा भी है, इसमें दक्षिण जगुली रेंज में निकल के आया है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये है कि यहाँ पे अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी ये इसमें कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 2 साल तक की सजा है। और साथ ही साथ बीएनएस की धाराएं इसमें किसी भी जो व्यक्ति पाया जाता है वनाग्नि की जो घटनाएं हो रही हैं और पाया जाता है कि वो वनों में आग लगा रहा है, तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में लॉ कॉलेज के निर्माण को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि 2019 में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी, लेकिन कानूनी अड़चनों और कोरोना के चलते काम आगे नहीं बढ़ पाया। अब जबकि करीब 50 करोड़ रुपए की राशि पहले से मौजूद है और उस पर ब्याज भी चढ़ चुका है, तो सरकार को जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि का कहना है कि लॉ कॉलेज का निर्माण छात्रों के लिए बेहद जरूरी है। उनका आरोप है कि बीजेपी के नेता आपसी खींचतान में उलझे हैं, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। इसी बीच राजनीतिक एक्सपर्ट्स कुलदीप राणा ने भी इस पूरे मुद्दे को बीजेपी के आंतरिक गुटबाजी से जोड़ते हुए कहा कि 2019 में शुरू हुई योजना आज तक जमीन पर नहीं उतर सकी है। उनका मानना है कि अगर ये लॉ कॉलेज बनता तो उत्तराखंड के छात्रों को कानून की पढ़ाई के लिए बेहतर अवसर मिलता। में थोड़ा इसमें कुछ दिक्कत आई थी, क्योंकि जब मैंने इसका 2019 में शायद मैंने इसकी नींव रखी थी और कुछ उसमें दिक्कतें आई थी
कानूनी अड़चन कुछ आ गई थी, लेकिन उसका भी समाधान हो गया था। उस दौरान कोरोना के कारण उसका काम जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। अब सरकार प्रयास करेगी, सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जहाँ पर इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई है वहाँ पर भवन निर्माण किया जाए। ये सारी स्थितियाँ भाजपा के भीतर की अंदरूनी राजनीतिक गुटबाजियों का ही परिणाम है, जो आज ये स्थिति बनी है कि अभी तक वहाँ पे शिलान्यास नहीं हो पाया है। 2019 में इसको लेकर के बात उठी थी और इसमें इस संदर्भ में कुछ धनराशि भी अवमुक्त की गई थी। आप देखिए कि 2021 में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन शिलान्यास प्रधानमंत्री करते हैं और 2027 में उसका उद्घाटन भी हो जाता है। लेकिन देहरादून में 2019 में कोई चीज़ शुरू होती है और आज लगभग 7 साल होने को है, वो अभी अपने अंजाम को नहीं पहुंच सकी है। ना ही निर्माण कार्य शुरू हुआ है, ना ही उस दिशा में कोई आगे प्रयास किए जा रहे हैं। बस राजनीतिक बयानबाजियां निकल के आ रही हैं। देहरादून में लॉ कॉलेज नींव रखी गई, करोड़ों का फंड भी आया, लेकिन सालों बाद भी निर्माण शुरू नहीं हो पाया। सियासत अपने चरम पर है, सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत अब भी अधूरी है। सवाल यह है कि आखिर इस देरी की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये सिर्फ राजनीतिक खिंचतान का नतीजा है? क्योंकि इस देरी का सीधा असर उन हजारों छात्रों पर पड़ रहा है जो उत्तराखंड में बेहतर कानूनी शिक्षा के इंतजार में है। अब देखना होगा कि ये प्रोजेक्ट कब तक कागजों में ही सीमित रहता है और कब तक हकीकत में बदलता है। कैमरा पर्सन आशु भगत के साथ में हरिवंश, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। हरिद्वार में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां बोरवेल की खुदाई के दौरान एक व्यक्ति बोरवेल में गिर गया और अचानक से मिट्टी की डांग के साथ नीचे धंस गया। हालांकि मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और सुबह तकरीबन 10:30 बजे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल उसकी हालत को लेकर यहां पर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। स्थानीय टीम की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पूरे रेस्क्यू को पूरा किया जाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। में गिर गया है तो उसमें तत्काल पुलिस मौके पे गई। पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर अपनी एम्बुलेंस को मौके पे बुला लिया है। प्रयास निकलने के उसको कर रहे हैं कि वो सुरक्षित बाहर निकल जाए। जेसीबी उसमें लगी है, तो अब देखते हैं, अभी प्रयास चल रहा है। लगभग क्या एज है इनकी, क्या नाम है? मनोहर नाम है इनका, लगभग 55 वर्ष की उम्र है, वहीं कांगड़ी के रहने वाले हैं। कैसे गिरे सर ये, कैसे? बोरवेल खोद रहे थे, जब बिल्कुल एंड में पानी निकलने वाला था उस समय इसमें जो है पाइप ठोक रहे होंगे, तो वो पाइप जब ठोक रहे थे तो उस मिट्टी जो है वो ऊपर से ढांग पूरी गिर गई इनके ऊपर। जो बोरवेल की घटना हुई है जिसमें 55 वर्षीय जो व्यक्ति मनोहर हैं वो जो दबे हुए हैं, उनके साथ ये व्यक्ति उस वक्त काम कर रहे थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिस वक्त ये घटना हुई है उनके साथ ही थे। किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ? ये सड़क की बात है, और मिलके पेड़ बना रहे थे, पेड़ बनाते हैं ना मिलके ठोकने के लिए, सब्जी से पेड़ बना रहे थे। वैसे पेड़ बनाते बनाते जैसे हम पेड़ बनाई और 5 फुट की ढांग के ऊपर गिर गई, पूरी दब गई। जब भागा, मोहल्ले पुलिस में बुलाने के लिए गया, आए यहाँ पे, फिर पुलिस को फ़ोन किया, आए, फिर यहाँ पे कार्रवाई हुई। और क्योंकि हम बचाने की कोशिश भी करी हमने उनको बहुत, लेकिन अब कितने लोग थे जिस वक्त? सिंगल आदमी था मैं। फिर मैं दबे, जब वो मैं भागा यहाँ पे, चिल्ला के लगे क्या करता मैं यहाँ पे। जब दब चुके थे कि पूरे ना आवाज़ आई उनके, ना कुछ, एक धेड़ से एकदम पर से पूरा खुलिया हो चुका था वो ढांग। नीचे जब वो गिरे तो उनके ऊपर मिट्टी गिरी या किस वक्त? ढांग गिरी है ना, हमारे पत्थरों मिट्टी एक साथ अंदर से गिरी है वो। तो यानी कि वो दब गए उसके नीचे? हाँ जी, दब गए। तो अब वो किस अवस्था में होंगे, ये कुछ कहना? जानकारी इसकी तो कह नहीं सकते। तो आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि वो नीचे किस अवस्था में होंगे। ये तो जब रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होगा, यानी कि जब पूरा होगा तभी पता चल पाएगा। जब वो नीचे गिरे तो उनके ऊपर मिट्टी की पूरी ढांग जो है गिर गई साथ में। तो अब वो किस अवस्था में आएंगे बाहर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यानी कि आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से, किस स्थिति में होंगे, ये ऊपर वाला ही जानता है। मेरी मौजूदगी हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में गली नंबर 6 कांगड़ी में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें, जिला प्रशासन, पुलिस की टीमें यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास यहाँ पर एक बोरवेल में एक व्यक्ति गिर गया जिसकी उम्र लगभग 55 साल बताई जा रही है और नाम मनोहर।
जो परिवार है गमगीन का माहौल बना हुआ है, न जाने अंदर कैसी स्थिति है। लेकिन यहाँ पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कितनी टीमें हैं, कितने प्रशासन के लोग हैं, चारों ओर पुलिस नजर आ रही है, लोग नजर आ रहे हैं, जेसीबी की टीमें खड़ी हुई हैं। लगभग अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि 20 से 22 फुट गड्ढा भी किया जा चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये कब तक पूरा होगा, यानी कि जो मनोहर 55 वर्षीय व्यक्ति है अंदर, वो कब तक बाहर आएंगे, किस अवस्था में बाहर आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो प्रशासन की टीमें हैं पूरी मुस्तैद हैं। लगातार बीते 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन ये बहुत दयनीय घटना है जिस तरीके से निकलकर सामने आई है। देहरादून से मसूरी रोड पर कुठाल गेट के पास एक हॉस्टल के किचन में आग लगने की घटना सामने आई है, जहां रखा सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में फिलहाल किसी भी हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं मिली है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरिद्वार में बोरवेल के गड्ढे में गिरे मजदूर की मौत हो गई है। 10 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे किसी तरह निकाला गया है। सुबह से ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी। बोरवेल की खुदाई के दौरान मजदूर गड्ढे में दब गया। रेस्क्यू कर उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला हरिद्वार के कांगड़ी गांव का है। दरअसल श्यामपुर क्षेत्र के कांगड़ी गांव में एक निर्माणाधीन मकान में बोरवेल की खुदाई के दौरान एक मजदूर मिट्टी गिरने से गड्ढे में दब गया। करीब 10 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान राहत बचाव दलों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा और 10 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद उसे किसी तरह बाहर निकाला गया। देखिए, मनोहर नाम के एक व्यक्ति थे जो बोर करते हुए एक दुर्घटना का शिकार हो गए और लूज सॉइल उनके ऊपर गिर गई, जिससे वो ये घटना घटित हुई है। तो ये रेस्क्यू अभियान लगभग 10:30 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ था, लेकिन बार बार चूंकि लूज सॉइल गिर रही थी ऊपर से, तो इसमें कठिनाई आई है। लेकिन अभी ये पूर्ण कर लिया गया है और उनको रिकवर कर लिया। सर, जैसे हमें सूचना मिली आपदा कंट्रोल रूम से ठीक 11:15 बजे, और हमारी टीम वहाँ से निकली और ठीक 25 मिनट में हम इंसिडेंट साइट में पहुँच गए थे। और हमने इस समय पुलिस प्रशासन वहाँ था, हमारी टीम वहाँ पहुँचने के बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल पुलिस और फायर सर्विस ने मिलकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया। और पहले मैनुअली करने की कोशिश की गई, बट उसके बाद मैनुअली सक्सेसफुल न मिलने के कारण जेसीबी और पोकलैंड मशीन ले आई गई, और जिसमें हमारे सीनियर अथॉरिटी द्वारा हमें दिशा निर्देश दिए गए। हमारे साथ असिस्टेंट कमांडेंट श्री अजय पंत सर साथ में थे, उनके गाइडलाइन में हमने रेस्क्यू किया और पूरी एनडीआरएफ टीम और एसडीआरएफ और सिविल प्रशासन, फायर सर्विस ने मिलकर ये ऑपरेशन कंडक्ट किया। नैनीताल में मानव वन जीव संरक्षण लगातार संघर्ष जो है वो बढ़ता जा रहा है, जहां पर पिछले 3 दिनों के अंदर दूसरी मौत ने क्षेत्र में दहशत का माहौल बना दिया। बता दें कि मध्यूनी क्षेत्र में बाघ के हमले में युवक की मौत हो गई। जब युवक घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसे ढूंढने के लिए जंगलों की तरफ निकले। इसके बाद उसका शव जंगल से बरामद हुआ। सूचना मिलते ही वन विभाग, स्थानीय प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि लगातार क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं हो रही है और वन विभाग सोया पड़ा है। ऐसी स्थिति में जो लोग हैं, जो घरों में खेती कर रहे हैं या पशुपालन का काम कर रहे हैं, वो भी अपना गांव छोड़ देंगे। तो मैं समझता हूं कि जिस घर में मौत हुई, उन सारे घरों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और विभाग जितनी जल्दी हो सके उनको जो सुविधाएं प्रदान कर सके, और उस बाघ को मारने के लिए आदेश तो हो ही चुके हैं। शिकारियों से भी मेरा अनुरोध है कि जितनी जल्दी उस बाघ को मारा जा सके, उस बाघ को मार करके गाँव वालों को कम से कम सुख शांति से रहने दें। फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।